नमस्कार, आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। सीबीआई ने शुक्रवार को संदेशखाली, वेस्ट बंगाल के संदेशखाली में कई जगहों पर छापेमारी की और इस दौरान सीबीआई ने विदेशी पिस्टल समेत कई हथियार, बम और गोला बारूद जब्त किए हैं। इसके बाद एनएसजी कमांडो भी मौके पे पहुंचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार एनआईए की टीम पर भी हमला हुआ था एंड ईडी की टीम पर भी हमला हुआ था। तो एनएसजी की टीम ने भी तलाशी अभियान चलाया और ये छापेमारी 5 जनवरी को शेख शाहजहां के घर दबिश देने गई ईडी की टीम पर हमले से जुड़ी हुई बताई जा रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद आपको पता है कि सीबीआई ने संदेशखली में जमीन हड़पने और महिलाओं के साथ यौन अपराध के केस में पहली एफआईआर दर्ज की और मामले में 5 आरोपियों के नाम हैं। हालाँकि ये कौन है, अभी ये खुल कर के सामने नहीं आया है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि ये सब प्रभावशाली लोग हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेशखाली मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी थी और अपने आदेश में ये कहा था कि सीबीआई कोर्ट की निगरानी में जाँच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 2 मई को है, यानी कि नेक्स्ट वीक। ज़्यादा समय नहीं रह गया है और पूरा मामला अब काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। इसी पे बात करते हैं और मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, केसी गुप्ता जी, उनको मैं अपने साथ जोड़ लेती हूँ और फिर उनके साथ आगे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, ये कार्रवाई बताती है कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां और ममता सरकार की मुसीबतें अब आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है और शुक्रवार को भी रेड होती है, एनएसजी की टीम वहाँ पहुँचती है। क्या कहते हैं सर? देखिए, मुसीबतें तो ज़रूर बढ़ेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि मुसीबत आने में समय लग गया, क्योंकि ममता दीदी जिस तरह की राजनीति करती हैं, हिंसा, व्यापक तौर पे हिंसा और आपराधिक तत्वों को प्रश्रय देने का ऐसा लगता है कि उनके राजनीतिक दर्शन का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। याद कीजिए, ये वही ममता दीदी हैं जिन्होंने जब शुरुआत की थी अपने राजनीतिक करियर की, तो जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो सभी साधनों से विहीन हैं, वंचित हैं, उन लोगों की चैंपियन बन के सामने आई थी और इनसे बहुत उम्मीदें थी। इनका रहन-सहन इतना साधारण था, लगता था कि ये राजनीति को एक नई दिशा देंगी, जहाँ पे उस उन दिनों दूसरे राजनीतिज्ञ भिन्न-भिन्न प्रकार से धन संपत्ति हासिल करने में रहते थे। ममता दीदी बहुत ही साधारण ढंग से रहती थी। सस्ती सी हवाई चप्पल, सबसे सस्ती साड़ी और उनका रहन-सहन इतना साधारण था कि वो बिल्कुल सबसे गरीब लोगों से जुड़ी हुई थी और जुझारूपन भी इनमें बहुत था। बहुत बुद्धिमान तो थी ही, चीज़ों को, सारे बड़े-बड़े इश्यूज़ को बहुत जल्दी ये पकड़ लेती थी। अब कांग्रेस के नेता जब ये कांग्रेस में थी, तो उनसे इनका बड़ा लंबा संघर्ष चला, क्योंकि जो कांग्रेस के मठाधीश थे, खासकर पश्चिम बंगाल के, वो इनको हज़म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ममता दीदी बड़ा स्पष्ट बोलती थी और गरीब लोगों के हक में बोलती थी। इन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी। अब धीरे-धीरे इनका राजनैतिक रूपांतरण ऐसा हो गया, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कहना चाहिए, कि अब ये सत्ता के नाम पे कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी करती आई हैं, कर रही हैं, कई बरसों से कर रही हैं। उनके उस स्वरूप से आगे बढ़ के देखिएगा, जब ये वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बनी, केंद्रीय रेल मंत्री, इतना भारी भरकम मंत्रालय इनको मिला था। उसके बावजूद भी ये हर आए दिन वाजपेयी जी को परेशान करती थी। बात-बात पे रूठ जाना, रूठ के कलकत्ता चले जाना, फिर अपना समर्थन वापस लेने की धमकी देना, यानी कि जितना ज़्यादा उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जा सके, वो इनका प्रयास रहता था। चलिए, वो भी चला गया। फिर एक दौर ऐसा भी था इनके राजनीतिक करियर में, जहाँ से पता चलता है कि इनकी थिंकिंग में किस तरह का डिस्ट्रक्टिव
विनाशकारी परिवर्तन आया। जब टाटा नैनो अपनी गाड़ी का प्लांट वहाँ पे लगाने वाले थे, सिंहभूम, नंदीग्राम में, तब इन्होंने वहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया कि जैसे टाटा वो अपनी ज़मीन को, इनकी ज़मीन को उठा के ले जाएँगे या मुफ्त में उनसे ले लेंगे, और ये प्लांट लगने से पश्चिम बंगाल के लोगों का कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक इस तरह का प्रचार इन्होंने किया और उसी प्रचार के बल पे इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। अब लोगों को गुमराह करने की इनकी क्षमता बड़ी विशाल है, ये बात माननी होगी। शुरू में जब ये गरीबों की मसीहा बन के सामने उभरी और जिस ढंग से इन्होंने उनके साथ कनेक्ट किया, अपने साधारण रहन-सहन से, अपनी बातों से, सीधा उनसे कनेक्ट होती थी, उसका किस प्रकार इन्होंने फिर दुरुपयोग किया, और उस दुरुपयोग के परिणाम ये निकले कि इतना बड़ा प्लांट जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलना था, करोड़ों कितने रुपए का पश्चिम बंगाल की सरकार को रेवेन्यू मिलना था, वो प्लांट इनके उस उग्र आंदोलन की वजह से गुजरात में शिफ्ट हो गया। तो जो राजनीति का ब्रांड ममता जी तब से चला रही हैं, वो केवल और केवल इनके अपने और इनके अपनों के हित में है। वो ना आम जनता के हित में है, ना ही किसी सरकार के हित में है, और देश के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। भ्रष्टाचारियों का इतना जबरदस्त समर्थन ममता जी करती आई हैं, कई बरसों से कर रही हैं। उसकी एक झलक हमने देखी थी जब कलकत्ता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर को पकड़ने के लिए सीबीआई की टीम आई थी, तो उनके बचाव में ये खुद धरने पे बैठ गई थी। मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सत्तानशीन मुख्यमंत्री किसी भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए इस तरह से धरने पर बैठे। अब बात आई संदेश खाली की। संदेश खाली में भी यही सब कुछ सामने आ रहा है। इनका जो खास मुर्गा है वो शाहजहां शेख, वो पूरी तरह से आपराधिक तत्व है। उसमें न किसी नेता के गुण हैं, उसमें तो सामान्य आदमी के सामान्य गुण भी नहीं हैं। उसमें यदि कोई गुण है, गुण तो क्या उन्हें अवगुण कहना चाहिए, वो केवल और केवल एक छँटे हुए अपराधी के हैं। उसका राजनीतिक करियर हम पहले भी जैसे चर्चा कर चुके हैं। पहली बात तो वो आदमी बांग्लादेश से आया भाग के, ये मूल रूप से भारत का नागरिक नहीं है। फिर जैसे बंगाल में और लाखों लोगों ने किया, इन्होंने भी अपने कुछ कागज़ात वगैरह बनवा लिए, वोटर लिस्ट में आ गए, और चूँकि महत्वाकांक्षी बहुत था वो, तो जो उस वक़्त की डोमिनेंट पार्टी थी, सत्ता में जो थी सीपीएम, उनके नेताओं के साथ इन्होंने अपनी पींगे बढ़ानी शुरू की और उनके साथ रह गए, और धीरे-धीरे अपने अपराध का साम्राज्य भी बढ़ाते रहे। फिर जब 2012-13 में इनका पानी उतर गया सीपीएम का, तो ये ममता जी के साथ जुड़ गए। बीच में कुछ समय इन्होंने कांग्रेस के साथ भी कोशिश की, उसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली इन्हें। तो फिर ममता जी के साथ लग गए और ममता जी के साथ इनको अ, बहुत बहुत ज़्यादा भाव मिले। प्रभाव का आलम ये कि एक तो इनकी अपनी निजी सेना है। इनके अपने जो लोग हैं, वो 50-60 मोटरसाइकिलों पे हर समय इलाके में घूमते रहते हैं, जिनको इन्होंने नौकरी पे रखा हुआ है। लोगों को डराने-धमकाने से लेकर उनकी ज़मीनों, मकानों पर कब्ज़े से लेकर के तमाम तरह के आपराधिक कार्य वो करते हैं, और सबसे बड़ा कार्य लोकतंत्र की कहना चाहिए डिससर्विस में जो करते हैं, वो ये कि वो ये डिक्टेट करते हैं कि इन चुनावों में वोट किसको जाए, वो तय करते हैं। वो कहें तो सीपीएम को जाए, वो कहें तो ममता जी को जाए, किसी और को जाने का तो प्रश्न ही नहीं है, और अभी तो केवल ममता जी को जाए। और वो राजनीति में जो शाहजहां हैं, वो आते अपनी जड़ें जमा के चले गए। इनके जो आका हैं, उनको पैसा चाहिए, पैसे का प्रबंध कर देंगे। उनको वोट चाहिए, वोट का प्रबंध कर देंगे। उन्हें कोई और संसाधन चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, उसका प्रबंध कर देंगे। लोगों की ज़मीनों को हड़पा और फिर उनको भिन्न-भिन्न नामों से उपयोग करने लगे। कहीं फिश मार्केट बना लिया,
कहीं कुछ बना लिया। ममता जी इन सारी चीज़ों को जानते समझते हुए भी उनके आशीर्वाद से, उनके समर्थन से जो स्थानीय प्रशासन है, उनका पूरा का पूरा सपोर्ट इन महाशय को है। और यहाँ तक रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कोई शिकायत लेके पुलिस के पास जाए, तो पुलिस का अधिकारी वो शिकायत पहले इनके पास भेज करके इनसे पूछता है कि सर बताइए इसमें क्या कार्रवाई करनी है अथवा नहीं करनी है। क्योंकि ये महाशय खुद अपना दरबार लगाते थे। ये लोगों से कहते थे कि सब कुछ मैं ही तो हूँ, तुम्हें किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे पास आओ, मैं उसका बिल्कुल इलाज करूँगा, इंसाफ करूँगा। और ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही करते थे, जो ये अपने गलत तरीकों से पैसा कमाते थे, तो उसका एक हिस्सा ये कुछ लोगों को देते भी थे, उनकी बेटियों की शादियों में उनकी मदद करते थे, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो उसके इलाज के लिए भी। यानी कुल मिलाकर के इन्होंने अपना एक पैरेलल राज्य वहाँ पे स्थापित किया हुआ था। तो जो मॉडल ये ममता जी चला रही हैं, और फिर ये भी ध्यान रखिए कि शाहजहाँ शेख अकेला नहीं है, इनके जैसे उन्हें जाने कितने हैं। तो जो भारत के संविधान के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे देश ने अपनाई है, इन्होंने उसको बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया अपने किस्म के क्या कहना चाहिए गुंडा तत्व, गुंडों के साम्राज्य के द्वारा। ये स्थिति है। आपने सर बहुत बड़ी बात कही कि ममता जी की याद दिला दी कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो है धरने पे बैठ जाता है और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं केजरीवाल में, अरविंद केजरीवाल जी में और ममता जी में। और लास्ट के दिनों में देखिए इनकी काफ़ी बन भी रही थी। ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी को मिलने जाते हैं। काफ़ी सारी हुँ, इनकी हुँ। इन्होंने वहाँ उस समय खेल तमाशे किए अपनी प्रेजेंस को बनाने के लिए इंडिया अलायंस में। अब ये जो चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको एक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे एक रोड शो किया था। उसमें आप देखिए ज़बरदस्त जोश लोगों का देखने को मिलता है। जी, इसके अलावा उनकी रैलियों में भी देखा गया जो उन्होंने वेस्ट बंगाल में की, लगातार वो टाइम दे रहे हैं वेस्ट बंगाल को। और मतलब पहले तो वो संदेशखाली की महिलाओं से भी उन्होंने कनेक्ट हुए उनसे और अपने भाषण में वो मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि मैं ये विश करता हूँ कि मैं अगला जन्म जब लूँ, मैं वेस्ट बंगाल में जन्म लूँ। आप इसको चुनावी भाषण भी कह सकते हैं, लेकिन जिस फ़ील से प्रधानमंत्री ने ये बात कही, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। हुँ। अब ये सब जो चीज़ें हैं, एक तरफ ईडी की रेड चल रही है, एक तरफ ये का सामान मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो इनका चुनाव पर कितना प्रभाव देखते हैं? क्योंकि इस समय अभी तो कई राउंड का चुनाव जो है बाकी है। जी, आपके मुख्य प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी-सी बात ऐड कर दूँ, जो आपने ममता जी का और केजरीवाल साहब का जो आपने इनका तुलना की थी इनकी, उसके बारे में थोड़ी-सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मामलों में तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, भाई-बहन के जैसे ही हैं। लेकिन एक अंतर स्पष्ट जो दिखाई देता है, वो ये है कि जिस स्तर पर ममता जी अपराधियों को संरक्षण देती हैं, केजरीवाल जी उस सीमा तक नहीं जाते। हालाँकि मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी नीति के चलते, वहाँ इन्होंने अपने एमएलए को पूरा संरक्षण दिया जो दिल्ली दंगों में इन्वॉल्व थे। वो तो इन्होंने किया। इसी तरह से खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं, उनके साथ भी उनके संबंधों की बात बार-बार आती है। लेकिन कोई छुट-भैया किस्म का गली मोहल्ले का गुंडा, अपराधी, वो अपने सर पे बैठा लें, कम से कम अभी तक तो केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया है।
ये डिस्टिंक्शन तो ममता जी के पास ही है। अब नहीं, आई बात मैं जो इसमें आपने मुझसे इसमें पूछी थी। इसमें सर मैं थोड़ा-सा ऐड ऑन कर दूँ कि जी, अरविंद केजरीवाल जी चूँकि आजकल बड़े लाइमलाइट में हैं, हालाँकि वो जेल के अंदर हैं, तो उनकी हर बात पे नज़र रहती है, आपकी, हमारी। अरविंद जी। केजरीवाल मतलब गली के गुंडे को क्यों मुँह लगाएँगे? जब वो इतना बड़ा गुंडा उनकी जेब में बैठा हुआ है पन्नू, तो गली के गुंडे की ज़रूरत क्या है? बड़े-बड़े बड़े मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गुंडे उनकी जेब में हैं, तो उन्हें गली मोहल्ले के गुंडों की ज़रूरत नहीं है। जी सर, कैरी ऑन देखिए, प्लीज़। अंतर्राष्ट्रीय नहीं तो राष्ट्रीय स्तर के तो बहुत से जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके संपर्क भी ममता जी से हैं। शारदा चिट फंड का मामला हम सबको मालूम जी, है। जी, और भी कितनी तरह के जो घोटाले सामने आ रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। ख़ैर चलिए इस बात को छोड़िए। जी। जहाँ तक आपका जो मुख्य प्रश्न आपने अभी मुझसे किया कि ये जो घटनाएँ पश्चिम बंगाल में हो रही हैं और जो सामने आ रही हैं, उसका इन चुनावों पे क्या प्रभाव होना है। तो एक बात तो साफ़ है कि ये चीज़ें ममता जी के खिलाफ तो जाएँगी ही। देखिए, अब तक क्या था कि ये कहते थे कि भई ममता का टोटल कंट्रोल वहाँ के इलेक्टोरेट पे है। हालाँकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने काफ़ी बड़ी उनको टक्कर दी थी, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए थे। और इस फिर बार का उसका बदला डेंट उन्होंने इस निकाला बार था। का डेंट बदला इस बार का डेंट जो है वो बड़ा है। इस बार का डेंट बड़ा है, इसलिए बड़ा है क्योंकि संदेश खाली को अगर आप एक समझें कि एक नमूना है वो, ये अभिव्यक्ति है उन हजारों महिलाओं की जिनका बरसों बरस तक शोषण किया गया। शोषण तो छोटा शब्द है, जी, जी। यौन दासियों के रूप में उनका प्रयोग किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी भी महिला के लिए, किसी महिला के सम्मान के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि जो कभी मध्य युग के अंधे युग में जो होता रहा दुनिया जी, के जी। दूसरे हिस्सों में, कुछ वैसा ही व्यवहार 21वीं सदी के लोकतंत्र में भारत में महिलाओं के साथ हो। ये बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल। और चूंकि बाकी बंगाल आमतौर पे राजनीतिक रूप से ही बड़ा सजग है, महिलाओं को लेके भी वहां पूरी सजगता है। हमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि दिल्ली जैसे शहर की तुलना में कोलकाता शहर में आज भी महिलाओं को ज्यादा सम्मान मिलता है, ममता की वजह से नहीं, कि बंगाल की अपनी संस्कृति में। अपनी देखिए संस्कृति उनकी है। आराध्या एग्ज़ैक्टली। देवी जो हैं, काली माँ बिल्कुल, हैं। काली माँ। और आप अगर उनके जो बड़े साहित्यकारों के साहित्य को पढ़ें, बंकिम चंद्र चटर्जी हों या शरत चंद्र हों या दूसरे जो उनके बड़े लेखक हुए हैं अब तक के लीजेंडरी, उनके इतिहास को पढ़ने से ज्ञात होता है कि आज ही से नहीं, सदियों से पश्चिम बंगाल, एक तो राजनीतिक चेतना उनमें पूरी घनी है और दूसरी बात महिलाओं के प्रति पूरा-पूरा सम्मान है, वो आदर करते हैं। कुछ तत्व तो हमेशा ही बिल्कुल। गलत हो जाते हैं। अब ममता जी नहीं, के नहीं, संपर्क में आप ऐसे लोग बिल्कुल हैं सही कह रहे हैं। जो टैगोर की जो महिला किरदार हैं, बड़ी बोल्ड हैं वो। जी, बड़ी बोल्ड अगर भी आपने हैं, जी, उनका उनका चरित्र उज्ज्वल है, वो जी। बोल्ड हैं और उनकी कुल आभा ऐसी आती है कि न केवल महिलाएँ बल्कि पुरुष भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। जी, जी। जब संदेश खाली की महिलाएँ खुल के सामने आ गई हैं, बहुत अरसे तक तो डर के मारे चुप रही, मजबूरी है, गरीब बेचारी, और फिर इतनी बड़ी ताकत से कैसे टकराएँगी? लेकिन कहते हैं ना कि सहने की सीमा होती है। जब वो सीमा आ गई तो वो निकल पड़ी है कि अब चाहे जो हो, अब तो हम इस गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये बातें जब राज्य के बाकी हिस्सों में जाएँगी, जो कि ऑलरेडी जा रही हैं, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा ममता दीदी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं, और फिर वो खुद महिला हैं। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में बंगाल में महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, उनका इतना बड़ा अपमान, मैं समझता हूँ कि बंगाल की जनता उसे उसकी अनदेखी नहीं कर सकती। और फिर उनके जो गुंडा तत्वों के साथ जिस प्रकार से संबंधों का खुलासा हो रहा है,
उसे भी वहां का भद्र लोग जरूर इस बात की नोटिस लेगा। बीजेपी के खिलाफ उनके मन में जो भी है, लेकिन खरी बात तो खरी होती है, उन्हें उसका एग्ज़ैक्टली। नोटिस लेना होगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर जिस कभी ममता दीदी खुद परिवर्तन की बात करती थी, वो तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, और हुआ भी तो केवल नेगेटिव सेंस में हुआ। मैं समझता हूं कि इसका एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट बंगाल की जनता के हक में और ऑब्वियसली बीजेपी के हक में भी पड़ने की पूरी संभावना है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। शेख की बात करें तो ऐसे कई शेख वेस्ट बंगाल में बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये ऐसे ही शेखों की वजह से ममता दीदी ने अपने मैनिफेस्टो में सीएए और एनआरसी का ज़िक्र किया है कि वो इसे ख़त्म कर देंगी अगर वो जीतती हैं। तो ये जो आवाज़ उन्होंने उठाई है, फिर वही केजरीवाल का नाम आता है, उन्होंने भी विरोध किया था और इन्होंने भी विरोध किया। दोनों देखिए, भाई-बहन एक ये जैसे हैं। विरोध जो है इनका, चाहे वो ममता जी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे केजरीवाल का हो, या अन्य विपक्षी दलों का, उसका कुल आधार उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। दुर्भाग्य यह है कि एक ऐसा कानून जो उन मजलूमों को, जो अल्पसंख्यक इन पड़ोसी देशों में रह गए थे विभाजन के समय, और अफगानिस्तान में तो पहले से भी थे, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, और फिर उस उत्पीड़न से डर के, घबरा के, किसी तरह से अपनी जान बचा के वो भारत में आए, और यहाँ आए भी उनमें से हजारों लोगों को तो दशकों बीत चुके हैं, बरसों नहीं दशकों, और वो बिना किसी नागरिकता के अपना जीवन जी रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, एज ए स्टेटलेस जिसको हम बोलते हैं, वो किसी देश के नहीं रह गए, यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके उनका रहने का स्टेटस क्या है? नागरिक तो है नहीं। तो मोदी सरकार ये जो कानून लेकर के आई थी, वो ऐसे लोगों की मदद के लिए ही लेकर आई थी, क्योंकि उनकी एंट्री निश्चित रूप से भारत में भारत के कानून के अनुसार नहीं है, क्योंकि वहाँ की विशेष परिस्थितियों से मजबूर होकर वो यहाँ पे आए थे। तो जाहिर-सी बात है, कोई वीज़ा लेके तो आए नहीं थे, और ये एक ऐसी चीज़ है जो उनको सामान्य कानून के अंतर्गत नागरिकता नहीं दी जा सकती। इस अड़चन को दूर करने के लिए ये कानून आया था, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन जो शातिर किस्म के विपक्षी दल हैं, इनफैक्ट सारे ही हैं, किसी एक का नाम क्या हुँ, लेना, उन्होंने इसको ऐसा ट्विस्ट दे दिया कि साहब इस कानून की आड़ में ये आपकी नागरिकता छीन लेंगे मुसलमानों की। ओवैसी जैसे नेता जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं, जी। बहुत अच्छा भाषण करते हैं, वकील हैं, बहुत होशियार वकील हैं, और ऐसे होशियार वकीलों की कमी दूसरे दलों में भी नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। मुझे होशियार लोग हैरानी इस होशियारी बात से की बात है करते हैं ना। मुझे हैरानी इस बात की है कि इतने पढ़े लिखे विद्वान और इतने कहना चाहिए काबिल वकील जब इस तरह की बेहुदा बात करते हैं, तो पता लगता है कि उनकी सिंसेरिटी भारत के कानून के प्रति क्या है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर बार बार ये बात कही जा चुकी है कि ये कानून नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। जी, खुद बिल्कुल। मैंने भी उस कानून को पढ़ा है। हुँ, हुँ। मुझे कहीं भी एक शब्द ऐसा दिखाई नहीं पड़ा जो किसी की नागरिकता लेने का उल्लेख उसमें हो। हाँ, उन्होंने 6 कम्युनिटीज़ की उसमें बात की है, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध। ये 6 कैटेगरी, चूँकि 6 की चहों इन 3 देशों में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें मिनॉरिटी में है, और वो वहाँ पे अल्पसंख्या में हैं, और इतने ज़्यादा कम हो गए हैं कि उनका वहाँ अफ़गानिस्तान में तो कोई बचा ही नहीं है, और पाकिस्तान में भी संख्या नगण्य सी है उनकी।
और जो हैं भी वो भी बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे हैं वहाँ पे, जितने चैलेंजेज़ उनके सामने हैं। और इनमें से जो बड़ी संख्या में लोग वहाँ से भागकर भारत में आ गए हैं, यहाँ शरण लिए हुए हैं, लेकिन उनको सरकारी प्रश्रय कोई भी नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि वो यहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो उनको नागरिकता देने के लिए कानून बनाया था। और ये शातिर लोग कहते हैं कि साहब आपकी नागरिकता चली जाएगी। बड़ी हैरानी की बात है। आपके भाईजान जो हैं, ओवैसी साहब का एक बयान मैं टीवी पे देख रहा था, और उनका तर्क उसमें ये था कि हम सीएए को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। सीएए के साथ एनआरसी आएगा, और एनआरसी आएगा तो उनसे नागरिकता के दस्तावेज मांगे जाएंगे, और ये अनपढ़ मुसलमान लोग वो कागजात दिखा नहीं पाएंगे, तो वो उनको उनकी नागरिकता छीन लेंगे जिनको पहले से मिली हुई है। अब इससे ज्यादा शरारतपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। वो अपनी सारी कानूनी प्रतिभा का उपयोग लोगों को मिसगाइड करने में, मिसलीड करने में, और देश में, समाज में विद्वेष की भावना पैदा करने में लगा रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। पहली बात तो ये कि जो एनआरसी है, असम में तो ऑलरेडी है। जो असम में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, आपको पता है, हजारों लोग मारे गए थे। और इन विदेशियों के खिलाफ, खासकर वो बांग्लादेश आए हुए मुस्लिम ही थे जो गैर कानूनी तरीके से लाखों की तादाद में आ गए थे, और वो यहाँ के सिस्टम में भी घुसपैठ कर गए थे। उन्होंने अपने राशन कार्ड बनवा लिए, वोटर कार्ड बनवा लिए, और बनवाने वाले ज्यादातर कांग्रेस के नेता ही थे अपने वोट बैंक के रूप में। तो जब उनका इतना ज्यादा संख्या हो गई कि असम की डेमोग्राफी को खतरा पैदा हुआ, तो वहाँ के विद्यार्थियों ने, छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। आंसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन करके उन्होंने शुरू किया। बाद में एजीपी बनाया, असम गण परिषद उन्होंने बनाया, सरकार में भी आए। तो वो सब के बैकग्राउंड में एक जो समझौता हुआ इनका भारत सरकार के साथ, उसमें तय किया गया था कि भैया हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं। उसी के तहत एनआरसी बना था। उस एनआरसी में भी इतनी ज्यादा मुकदमेबाजी हो गई है। वहां जो ट्रिब्यूनल थे, उन्होंने जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया भी है, कि उसका कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट उन लोगों पे नहीं है। हालांकि वो गैर कानूनी रूप से आए थे। या संदेश खाली वाले जो ये हैं हीरो, शेख शाहजहां, जी, ये जी। भी उन्हीं में से जी, एक है। ये सब बांग्लादेशी हैं सब। बाकी देश में एनआरसी को लागू अभी तक नहीं किया गया है। और अगर कभी किया भी जाता है, अगर सरकार की मंशा है भी कि अगले टर्म में हो सकता है लागू कर दें, क्योंकि हमारे गृह मंत्री ने किसी स्टेज पे बात कही भी है, तो एक बात साफ साफ ये है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं सही तरीके से, तो तब तो आपको कोई खतरा है नहीं। अगर आप घुसपैठिए हैं, तब भी आपको मौका दिया जाएगा साबित करने का कि साहब आप यहाँ के बोनाफाइड रेजिडेंट हैं। जो कट ऑफ डेट उसमें रहेगी कि आप उस डेट से पहले के आए हुए हैं, भले ही गैर कानूनी आए हों, तब भी आपको कोई खतरा नहीं है। खतरा केवल उन लोगों को है जो विशुद्ध घुसपैठ करने की नीयत से आए हैं, या जो जिनके मंसूबे आतंकवाद को फैलाने के हैं, या देश में दूसरे किस्म की गड़बड़ियां करने के हैं, जो स्पॉन्सर्ड होकर के आए हैं, किन्हीं बड़ी ताकतों के मोहरे बन करके आए हैं। चिंता की बात केवल उनको है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि डर किसको है, जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाए। उसी बिल्कुल, तर्ज बिल्कुल। पर नागरिकता जाने का डर केवल उन लोगों को होना चाहिए जिनकी नीयत ठीक नहीं है और जो गैर कानूनी फुटिंग पे है। बाकी तो मैं कोई दिक्कत देखता नहीं हूँ न इस कानून में, और ना इसके तारतम्य में जो एनआरसी जब भी आता है, ना उसके होने में। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं शेख, ये खुद जी, एक मज़दूर की तरह बांग्लादेश से आया था। आज की तारीख में इसके पास ये समझ लीजिए कि करोड़ों रुपए की संपत्ति है। कई बिल्कुल है। घोटालों में इनके नाम हैं। और कितनी सारी मैंने जब्त भी हो मैंने गई है। जी, जी, काफ़ी सारी ज़ब्त भी हो गई है एंड मैं यही जानना चाह रही थी, मैंने आपसे पूछा भी था अभी
कि ऐसे कई लोग ममता जी ने पाले होंगे, ममता दीदी ने, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, अब उनको बचाने के लिए ये कैसी सियासत कर रही हैं। सियासत तो स्पष्ट है, वोट बैंक की तुष्टीकरण की है। यहाँ से कम पड़े तो वहाँ से इम्पोर्ट कर लो। आखिर बांग्ला भाषी हैं, जी, चेहरे मोहरे से भी वैसे ही लगते हैं, तो पहचाने नहीं जाएँगे। फिर आप इनके बिल्कुल, बिल्कुल। फटाफट आप कागज़ बनवा दीजिए। हुँ, तो हुँ। ममता जी का जो सारा का सारा देखिए राजनीति है, जैसा हमने कहा कि एक तो सबसे प्रमुख वो मुस्लिम तुष्टीकरण पे है, उन्हीं के राज्य में है, जहाँ पे रामनवमी की एक जुलूस की परमिशन नहीं दी जाती और जुमे के दिन नमाज की और तमाम तरह की चीज़ों की कभी दी भी गई है परमिशन, तो उनके रूट चेंज करवा दिए गए हैं। ये सब इन्होंने कहा है और वहाँ के लोगों को लगता है कि भई हम तो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हम किसी मुस्लिम राष्ट्र में रह रहे हों। तो ममता जी की राजनीति का तो आधार बिंदु यही है कि कैसे भी करके येन केन प्रकारेण हमको कुर्सी में बने रहना है। उसके लिए जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनका समर्थन उनको नहीं है, तो जो अल्पसंख्यक हैं, उनका समर्थन ले लो। उसके लिए कोई भी समझौते करने पड़ें, कानून के साथ करने पड़ें, मोरालिटी नैतिकता के साथ करने पड़ें, राजनीतिक शुचिता के सिद्धांतों के साथ करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमको सत्ता में रहना है और इन लोगों के वोट लेना है। बाकी जो दूसरे मतलब बहुसंख्यक भी लोग हैं, उनमें से जो गरीब-गुरबे हैं, उनको मिसलीड करके, मिसगाइड करके देखिए, सन 1977 में मैं समझता हूँ सीपीएम की सरकार आई थी, जो खुद को भी गरीबों का मसीहा कहते थे। जी, उसके बाद ममता जी की आ रही है, किसी और की तो आई नहीं। सन 77 से आज तक 24 और 13 37 वर्ष हो गए हैं। इन 37 वर्षों में जिन लोगों के ये मसीहा होने का दावा करती रही, दोनों पार्टियां, उनके जीवन स्तर में क्या परसेप्टिबल चेंज आया है? अगर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी इस बात का आकलन करे, तो मुझे विश्वास है कि उसका जवाब यही होगा कि कोई गुणात्मक परिवर्तन उनकी दशा में नहीं हुआ है, कोई सुधार उनके जीवन स्तर में नहीं हुआ है। इससे साफ-साफ ये पता चलता है कि उन गरीब लोगों के प्रति जिनका ये दिन-रात गुणगान करते हैं, जिनके नाम पे सत्ता हासिल करते हैं, उनके वास्तविक कल्याण के लिए ये लोग कितने प्रतिबद्ध हैं। अभी आप इस सरकार की बात करिए केंद्र में, या कुछ चीज़ें आप ठोस रूप में बता सकते हैं, जैसे मोदी जी अपने भाषण में बोलते भी हैं। भाई इतने करोड़ लोगों के घरों में आपने गैस के कनेक्शन दे दिए हैं। इतनी मुद्रा लोन का आपने कर दिया है। अभी आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में है वो सबके सब। जी, बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों में है। इन करोड़ों में, हर आंकड़ा करोड़ों में है। जी, तो वहाँ वो कह सकते हैं, जब वो कहते हैं कि हाँ, हम जो समाज का गरीब तबका है उसके लिए काम करने में प्रतिबद्ध हैं, तो वो अपनी बात के समर्थन में कुछ ठोस आंकड़े देते हैं। लेकिन ममता जी क्या दे रही हैं? आप उनके नाम पे आपने एकमात्र जो बड़ी इंडस्ट्री आने वाली थी, आपने उसको भगा दिया। रोजगार के अवसर थे, आपने वो खुद गँवा दिए। अब तुम मोदी से सवाल करोगे, मोदी जी रोजगार कहाँ है? तो ये राजनीति जिस ब्रांड की है, देखिए मैं तो मानता हूँ कि ये सही मायने में जिस लोकतंत्र की अवधारणा हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी, वो लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है पश्चिम बंगाल। उसकी जगह पे गुंडा तंत्र जी, वहाँ जी। पे चल रहा जी, आपने है। उम्मीद बहुत करते बड़ी हैं कि बात बंगाल कही है की सर। जनता उसे जी, जी। जी, अगर अगर कुछ चीज़ों में परिवर्तन दिखता है, सत्ता में परिवर्तन होता है, तो चीज़ों में भी परिवर्तन दिखाई देगा, जिसके लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। आपने सर मेरे शो के लिए समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।